दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को पूरे बिहार में प्रमोट करना चाहते हैं तो आप केडीबी लैब के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। अपने बिजनेस को प्रचार कर सकते हैं, केडीबी लैब के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको केडीबी लैब की नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर कॉल करके आप केडीबी लैब के माध्यम से अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश भर में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। इसको कम करने के लिए न राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार कुछ काम कर रही है। इसी को लेकर के कांग्रेस के बिहार से एकमात्र सांसद किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने संसद में आवाज़ उठाया है। जी हाँ, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर जम करके निशाना साधा है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, घटती प्रति व्यक्ति आय और मोदी सरकार के पूंजीवादी वर्ग के साथ साठ-गांठ और फिर देश के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव अन्याय हो रहा है। इन्हें मुख्य धारा की प्रगति में लाने की आवश्यकता, बजट में कटौती का मुद्दा और फिर देश के मध्यम वर्ग के विरुद्ध मोदी सरकार की बजट और आर्थिक और फिर वित्तीय नीति पर सदन में कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने यह मुद्दा उठाया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आज़ाद पूरे बिहार में एक लौते कांग्रेस के सांसद हैं। जी किशनगंज से सांसद है और इन्होंने ये सारी बातें संसद भवन में कही है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन पहले पूर्णिया पहुंचे। जब पूर्णिया के कस्बा प्रखंड की सफदलपुर पंचायत में स्थित ढोलबज्जा गांव पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा के बच्चों से मुलाकात की। जब बच्चों की प्रतिभा देख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना और फिर विकास से जुड़ी हुए अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। जहाँ इसके ठीक बाद वे पूर्णिया समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक के लिए रवाना हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की भरमार है। जहाँ पिछले 100 साल से सरकार ने अपनी जमीन की तलाश नहीं की है, जिसके कारण बिहार के सभी 38 जिलों में सरकारी जमीन, आहार, पैन, कुआं, तालाब, पोखर पर किसी न किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन हरियाली योजना 2019 के तहत जब जल स्रोतों को फिर से जीवित करने के लिए इनकी तलाशी की जाने लगी तो ज्यादातर जमीन, आहार, पैन, कुआं, तालाब, पोखर पर अवैध कब्जा मिला है। कई जगहों पर तो लोगों ने मकान तक बना लिया है। आपको बता दें कि सरकार के आदेश पर 1890 से 1920 के बीच का नक्शा निकाला गया। तब ये पता चला है कि सरकार के ज्यादातर जमीन और जल स्रोत पर अवैध कब्जा है। लोगों के द्वारा इस सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के 38 जिलों में 18,000 जगहों पर जल स्रोतों की लगभग 3,65,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। वहीं पटना जिले के 23 प्रखंडों की 660 जल स्रोतों पर अवैध कब्जा है, जिसमें कई जगहों पर लोगों ने मकान और फिर दुकान बना लिया है। हालांकि सरकार अब तालाब, आहार, पैन, नहर और फिर कुएं को अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। साथ ही साथ सरकारी जमीन को भी सर्वे के द्वारा चिन्हित कर रही है ताकि जल स्रोतों के साथ साथ सरकारी जमीन को भी अवैध कब्जा से मुक्त दिया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, खगड़िया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीवान, पटना, भागलपुर और पूर्णिया में रहने वाले लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी हाँ, लाइसेंस ले सकते हैं। वहीं पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो फिर आप आधार कार्ड की मदद से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो आप परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आप ड्राइविंग टेस्ट का समय और तारीख का भी चुनाव कर सकते हैं और उस समय और फिर तारीख पर पहुंच करके ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद उसके लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदन के दौरान लगने वाले दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। अब आप आवेदन कैसे करेंगे तो आप वेबसाइट www.sarthi.parivahan.gov.in पर जाकर के अपना राज्य बिहार को चुनें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं, वो भी घर बैठे।
दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में 50,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। जहां बिहार में 40 जगहों पर ऐसे स्कूल खोले जाएंगे, वहीं 30,000 की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाएगा। जहां ऐसे 136 छात्रावास खोलने की तैयारी है। जहां यह अप्रैल 2023-24 सत्र में खोला जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है। आपको बता दूं कि वर्तमान में राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में एससी और एसटी कोटे के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 86 स्कूल चल रहे हैं। इसमें 66 एससी और 20 एसटी कोटे के स्कूल हैं। यह सभी में कुल 25,000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इनकी परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा ली जाती है। अब 40 और स्कूलों के खुलने के बाद राज्य भर में एससी और एसटी कोटे के बच्चों के कुल 126 स्कूल हो जाएंगे। जहां वही नए 136 छात्रावास बनने के बाद राज्य भर में इसकी संख्या बढ़कर के 247 हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 76 किलोमीटर की रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये जारी किए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बिहार की रेल परियोजना के लिए दिए गए रुपये को जानकर के आप शर्मा जाएंगे। जी हाँ, आप हैरानी जताएंगे कि आखिर केंद्र सरकार ने ऐसा भद्दा मजाक बिहार के साथ क्यों किया है। यह केंद्र सरकार ने बिहार रेल परियोजना को विस्तार करने के लिए मात्र 1,000 रुपये दिए हैं। बताइए आप क्या कहेंगे इसमें। आपको बिहारी होने पर खुद को हैरानी होगी कि आखिर केंद्र सरकार बिहार के साथ ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं, बिहार को इतना अपमान क्यों कर रहे हैं, बिहार के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, ये सरासर बिहार का अपमान है। ये हम यही मानते हैं। जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह परियोजना कैसे पूरी होगी, जबकि इसके लिए 204 करोड़ रुपए की लागत चाहिए। 1,000 के प्रावधान वाली ये परियोजना शिवहर जिले से जुड़ी हुई है। दरअसल शिवहर बिहार का एक ऐसा जिला है जो आज तक रेल सेवा से नहीं जुड़ पाया है। ऐसा ही नहीं है कि शिवहर में रेलवे लाइन पहुंचने की पहल नहीं हुई है। शिवहर को रेल के नक्शे पर लाने के लिए साल 2007 में ही तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी बापूधाम वाया शिवहर रेल लाइन का शिलान्यास किया था। लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद भी सीतामढ़ी बापूधाम वाया शिवहर रेल लाइन का 76 किलोमीटर रेल खंड आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अब तो लोगों को लगता है कि उनके साथ हर रेल बजट में सिर्फ मजाक किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद की 34वें अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। जब मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं। आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉम्स को लेकर के कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। यह अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को पैगंबरों का अपमान मंजूर नहीं है। जब पैगंबर के खिलाफ बयानबाजी भी सही नहीं है। मदनी ने कहा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। यह साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की पुस्तकें दूसरे पर थोपी नहीं जानी चाहिए। ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार है, भारतीय संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि पसमानंदा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद पसमानंदा मुसलमानों के आरक्षण के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा कि पसमानंदाओं के लिए आरक्षण की जरूरत है। जातियों के आधार पर किए गए जा रहे अन्याय पर हमें खेद है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर मुसलमान बराबर है। यह इस्लाम में जातिवाद भेदभाव मंजूर नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने पसमानंदाओं के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है और अधिक प्रयासों की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत पर बोझ नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और फिर नर्सों की गृह जिले में पोस्टिंग होगी। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के 24 जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत करते हुए घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में खुद विभागीय अधिकारियों के साथ दवा खाकर के अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास तभी सार्थक होगा जब हम टीम के रूप में काम करेंगे। सरकार की कोशिश है कि चिकित्सा कर्मियों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए डॉक्टर और नर्सों की गृह जिले में तैनाती की जाएगी। अस्पतालों का कायाकल्प होगा। पुराने भवनों के उत्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे और कुछ का जीर्णोद्धार होगा। मरीजों की सुविधा के लिए विभाग 1,60,000 नौकरी देगा। दोस्तों बात करते हैं कि जय जवान जय किसान के बाद देश का नया नारा है जय आविष्कार।
जी हाँ, और आज उसी को ध्यान में रखकर के देश के युवा एक से बढ़कर एक आविष्कार कर रहे हैं। यह समस्या छोटी हो या फिर बड़ी, लेकिन अगर युवा ठान ले तो फिर सबका समाधान निकल ही जाता है, या निकाल ही लेते हैं, वो भी बिहार के युवा। ऐसा ही सोच के साथ बिहार के गोपाल जी सालों से केले के कचरे से नए आविष्कार कर रहे हैं। जब बिहार के भागलपुर के रहने वाले गोपाल जी ने देश में रह करके काम करने के लिए नासा का ऑफर भी ठुकरा दिया है। कहते हैं कि हमारी ज़रूरत ही आविष्कार का कारण होती है, और ऐसे ही कुछ गोपाल जी के साथ भी हुआ है। गोपाल के पिता किसान प्रेम रंजन कुमार का केले का ही बागान था। इस क्षेत्र में लगभग हर साल बाढ़ आती है। 2008 के मानसून में अपने पिता के पूरे खेत को नष्ट होते देखने के बाद गोपाल ने हरित ऊर्जा बनाने के लिए सभी कचरे का उपयोग करने का मन बना लिया। महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने बायोसेल बनाया और फिर केले के इस कचरे के इर्द गिर्द एक के बाद एक आविष्कार करते गए। पिछले 2 सालों से गोपाल एवोन पैक्फो नाम की एक कंपनी के साथ चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस कंपनी के साथ मिलकर ही वह केले के कचरे से थर्माकोल और फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहे हैं। उन्होंने बताया है कि केले के कचरे से एक बेहतर प्लास्टिक का विकल्प निकल सकता है। वे जल्द ही अपने उत्पाद को बाजार में लेकर के आएंगे। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बिना केमिकल के प्लास्टिक जैसे कम कीमत में ही उपलब्ध होगा, जिससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकाला जा सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की है। इस दौरान आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय झा भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव रविवार को आरजेडी के कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, झारखंड सरकार में मंत्री और भी कई सारे नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। रांची पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने झारखंड में अपने जनाधार और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के कहा था कि राज्य में जिसका जितना जनाधार होगा उसको उतनी सीट मिलनी चाहिए। हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन बिहार और झारखंड में हमारी इच्छा है कि सभी महागठबंधन में के दल मिलकर के बीजेपी को शिकस्त दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अमृतसर जा रहे फ्लाइट में एक महिला यात्री की मौत हो गई। या फ्लाइट में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। या कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबको फ्लाइट से वाया दिल्ली अमृतसर परिवार के साथ भेजा गया। जानकारी के अनुसार पटना से बीते दिन एक फ्लाइट अमृतसर के लिए उड़ान भरी थी, जहां कुछ समय बाद ही प्लेन में सवार 59 साल की महिला तरनातरण निवासी सर्वजीत कौर की तबीयत बिगड़ गई। इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को दी गई, लेकिन क्रू मेंबर कुछ कर पाते उससे पहले महिला की जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, बिहार के नालंदा से एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ एक 3 बच्चे की माँ एक शख्स से इश्क लड़ा बैठी और अपना सब कुछ गंवा दी। जब पति को छोड़ करके फरार हुई महिला जब अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची तो फिर प्रेमी ने महिला के सारे गहने और कपड़े छीन लिए और मौके से फरार हो गया। अब महिला को ना तो वो प्रेमी का प्यार मिला और ना ही अब उनके पति उनको रखने को तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार मामला बिहार के नालंदा जिले के शोभा बिघा गाँव का है। दरअसल नालंदा निवासी विजय चौधरी की बेटी ज्योति की शादी 5 साल पहले पटना के मेउडा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद ज्योति की नज़दीकियां बढ़ने लगी और 3 बच्चों को छोड़ करके प्रेमी के साथ फरार हो गई। ज्योति ने बताया है कि उसके ससुराल के ही एक लड़का इसे बहला फुसला करके अपने साथ चलने को कहा था। जब उसने इनकार किया तो फिर उसके पति और फिर पिता को जान से मार देने की धमकी देने लगा। उसके बाद ये अपने 3 बच्चों के साथ बिहार शरीफ पहुंची और फिर उसके साथ गुड़गांव चली गई। युवक ने ज्योति के जेवर और कपड़े अपने कब्जे में ले लिए और फिर पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही वहां से वो फरार हो गया। ज्योति को तो पुलिस बरामद करके नालंदा ले आई, लेकिन उसका पति जितेंद्र अपने साथ रखने को लेकर के अब तैयार नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि सिस्टम से नाराज बिहार के पूर्णिया के गढ़बलेनी निवासी जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने आंदोलन कर दिया है।
जी हाँ, सभी छात्रों ने खुद को कैंपस के बिल्डिंग में बंद कर दिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र सिस्टम के लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग पर अड़े हैं। कल सुबह से ही पूर्णिया के गर्बलेनी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का आंदोलन जारी है। यह आंदोलन कर रहे छात्रों ने बताया है कि उसके साथ विद्यालय शोषण कर रहा है। मेस में खाना सही नहीं मिलता है। साल 2020-21 में ही आखिरी बार कंप्यूटर लैब में प्रवेश मिला था। तब से अब तक लैब में स्टोर रूम बना दिया गया है। जब शिक्षक गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं और तो और शिकायत की बात पर कैरियर खराब करने की भी धमकी दी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के अब क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें फिर से तेज हो गई है। जन समाधान यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के जो भी बाधा आ रही है उसे राज्य सरकार दूर करने को तैयार है, बशर्ते केंद्र सरकार सहयोग करने को तैयार हो। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार सहयोग क्यों नहीं कर रही है, ये आश्चर्य की बात है, जबकि ये सबसे पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन अब तक एयरपोर्ट नहीं बनना मेरे लिए तकलीफ देह है। जब मुख्यमंत्री शुक्रवार को पूर्णिया समाहरणालय में समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सबको पता है कि सबसे पहले इसको बनवाना था, जब वे तैयार भी थे। 2017 में इसको लेकर के कई मीटिंग भी हुई, जब 2 बार केंद्र सरकार के लोग यहां आकर के मीटिंग किए। हम दूसरी तरफ थे तब भी आए। जब इन लोगों के साथ आए, मीटिंग में एक एक करके तय हो गया। जब फिर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये आश्चर्य है। मुझे इतनी तकलीफ है कि हम कह नहीं सकते हैं। दरभंगा से पहले ये बनना था। अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसे दूर करने को हम तैयार हैं। जहां कहें वही करने को तैयार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर के पहले ही बात हो चुकी है। या इसको लेकर के हम लगातार प्रयासरत हैं। आज भी डिस्कस किए हैं, पर पता तो चले कि परेशानी क्या है। सवाल करने पर संसद में भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे इस बात को लेकर के तकलीफ है कि जो बात पहले से तय है उसमें आखिर इतनी अड़चने क्यों, देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में ज़्यादातर लोग बोतल वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर यात्रा पर होते हैं तो फिर प्यास लगने पर बिना कुछ सोचे सबसे पहले एक पानी की बोतल खरीद लेते हैं। जहाँ सड़क किनारे दुकानों में पानी की बोतलें मिलती है। जहाँ शहरों में रहने वाले युवा, छात्र और ज़्यादातर लोग पीने के लिए बोतल वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये बोतल वाला पानी 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पानी आपकी सेहत के लिए कितने खतरनाक है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी की बोतल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो एक पॉलीमर है। जो पॉलीमर यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोराइड से बनकर के तैयार होता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट्स के अनुसार ज़्यादातर पानी की बोतलों में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि पानी की बोतलें थोड़ी लचीली होती है और उसमें फाटालेट्स और फिर बिसाफेनॉल्ट नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दिल से जुड़ी हुई बीमारी या फिर डायबिटीज़ की वजह बन सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि 1 लीटर की पानी की बोतलों में लगभग 10 प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। ये प्लास्टिक कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में जब आप ये पानी पीते हैं तो फिर ये प्लास्टिक के कण आपके शरीर में सीधे तौर पर पहुँच जाता है, जो कुछ समय के बाद आपके शरीर में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हार्वर्ड मीडिया ने दुनिया भर के करीब 9 देशों में मिलने वाले 250 पानी की बोतलों पर एक रिसर्च किया है। एक रिसर्च में पता चला है कि 1 लीटर प्लास्टिक की पानी की बोतल में औसतन 10 प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। जहाँ इन प्लास्टिक के कणों की चौड़ाई आपके बोतलों से भी बड़ी होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भूमिहार समाज के बड़े नेता विवेक शर्मा ने साफ कर दिया है कि बिहार का भूमिहार समाज आरजेडी के खिलाफ है। जब विवेक शर्मा ने छपरा हत्याकांड को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पीड़ित परिवार से मिलना तो दूर, ना तो सीएम नीतीश कुमार ने ही अपनी संवेदना जताई और ना ही तेजस्वी यादव का ही कोई बयान आया। छपरा के मुबारकपुर में हुई घटना को लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार में जब जब आरजेडी की सरकार बनी है, जंगल राज वापस आया है। बिहार में इस बार जो जंगल राज वापस आया है उसका स्वरूप अलग है, जो बिहार और फिर बिहारियों की बर्बादी का सबब बनेगा। छपरा की घटना मॉब लिंचिंग की घटना है और सोची समझे साजिश के तहत राजपूत समाज के युवकों को टारगेट किया गया है। पूरे बिहार में दहशत फैलाने के लिए ये हत्या हुई है। दुर्भाग्य है कि इस पर ना तो मुख्यमंत्री का कोई बयान आया है और न ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ही कुछ कहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर सामने आ रही है भागलपुर जिला से, जहां गार्ड की तत्परता से बैंक लूटने आए अपराधी उल्टे पांव भाग खड़े हुए। जहां बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाश ग्राहक के वेश में बैंक के अंदर दाखिल हुए और बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर के लूट का प्रयास करने लगे। वहीं मौके पर मौजूद बैंक गार्ड ने सूझबूझ से बड़ी लूट को नाकाम कर दिया है। मामला बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव का बताया जा रहा है, जहां अनुमंडल कार्यालय के 200 मीटर की दूरी पर स्थित कैनरा बैंक में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाश बैंक लूटने की नीयत से ग्राहक बनकर के बैंक के अंदर दाखिल हुए। अपराधियों ने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट में लेकर के लूट का प्रयास करने लगे। इस दौरान ही मौके पर मौजूद बैंक गार्ड ने पोजीशन लेते हुए बदमाशों पर हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने को लेकर के 2-3 राउंड गोलियों की फायरिंग करते हुए भाग निकले। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ बिहार की नीतीश सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बिहार में लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बताती है, जहां उन्हें बेहतर और फिर सुरक्षित माहौल देने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ पटना के बिहेटा में एक कॉलेज में लड़कियों की सुरक्षा के लिए AK-47 से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात करने की नौबत आ गई है। इसके बाद भी यहाँ हालात ये है कि छात्रों के साथ महिला टीचर भी कॉलेज आने से डर रही है। ये पूरा मामला पटना जिले के मनेर छितनावा में स्थित एक निजी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी हुई है। यहाँ शिक्षिकाएं और फिर छात्राएं अभी डर के माहौल में रह रही है। इस कॉलेज के शिक्षिकाएं और छात्रों ने बताया है कि स्थानीय लोग और फिर गुंडे हमेशा से छेड़खानी करते हैं, जबरन प्राइवेट पार्ट्स तक हाथ लगा देते हैं। इससे ज़्यादातर शिक्षिकाएं और फिर छात्र कॉलेज आना बंद कर दी है। शिक्षिकाओं ने कहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग और फिर गुंडे हम लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं। दूसरे राज्यों से हम लोग यहाँ पराने आए हैं और इसी से हम लोगों का जीवन चलता है, लेकिन अब हम लोग एक पल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। मन चले गुंडे हम लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, इज्जत पर हाथ डालते हैं। कॉलेज बस में आते जाते समय स्थानीय गुंडे बस में चढ़ जाते हैं, हम लोगों के साथ गलत हरकत करते हैं। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने कहा कि कॉलेज बस में हम लोग जाते तो फिर गुंडे बस में घुस करके हम लोगों के साथ बदसलूकी करके छेड़खानी करते हैं। कॉलेज से बाहर निकलते समय भी गुंडे ये सब करते हैं। इसी को लेकर के कॉलेज प्रशासन ने फैसला किया है कि नहीं, अब यहाँ पर गार्ड रखा जाए। उसके बाद यहाँ पर AK-47 से लैस गार्ड को तैनात किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए पिता के सिंगापुर से वतन लौटने की जानकारी शेयर की है। साथ ही उन्होंने भावुक पोस्ट भी किया और कहा कि मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूं। पापा के स्वास्थ्य करके आप सबके बीच भेज रही हूं। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा के प्रति आप सबों का प्यार असीम है। मैं अपने तरफ से आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि भारत पहुँचने के बाद पापा से जब भी आप सभी मिले तो फिर मिलते वक्त सावधानी बरतें। सभी मिलने के समय मास्क लगाएं और फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में हमारी मदद करें। जहाँ डॉक्टरों ने कहा कि यदि किसी से मिलना भी है तो फिर सबको मास्क पहन करके मिलना है। जब पापा भी जब किसी से मिलते हैं तो फिर मास्क पहन लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। ये बात हम लोग पूर्णिया में महागठबंधन की हो रही रैली में लोगों के बीच रखेंगे, जब भाजपा के लोग धर्म के नाम पर खेल करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा द्वारा संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार को ठगा गया है। बिहार को कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है। केंद्र की सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा को 2024 के आम चुनाव में हार का डर सता रहा है। उनके आंतरिक सर्वे के अनुसार भाजपा को केवल 3 तथा महागठबंधन को 37 सीटें मिल रही है। जब बिहार में भाजपा से महागठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा के लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव से जब उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दिए जा रहे बयानों के बारे में पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हमारा उपेंद्र कुशवाहा से कोई बैर थोड़े ना है। जहाँ उनकी जो राय है वे बोलते रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश में सभी लोगों को सामूहिक रूप से काम करना होगा। जब बिहार के भागलपुर में संत महर्षि मेसी आश्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि लोगों को अहंकार करने से बचना चाहिए और भौतिकवाद से दूर रहना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संतों की प्राचीन शिक्षिकाओं का पहले घर में अनुसरण करना चाहिए और बाद में
में बाहर प्रचार करना चाहिए। हमारे संतों के उपदेशों को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां उन्होंने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साधु संतों सहित हम सभी को सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को हमेशा सच बोलने की सलाह दी है। बाद में मोहन भागवत ने भागलपुर और फिर बांका जिले के आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। मोहन भागवत ने कहा है कि लोगों को अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना चाहिए, ध्यान और भौतिकवाद से दूर रहना चाहिए, हमेशा सच्चाई पर टिके रहना चाहिए। दुनिया एक भ्रम है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जहां अगर आप भी नौकरी करते हैं और फिर पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर 3 मार्च तक आप सभी के लिए एक जरूरी तारीख है। सरकार की ओर से पेंशन को लेकर के समय समय पर अपडेट जारी किया जा रहा है। ईपीएफओ ने अब बताया है कि उच्च भविष्य निधि पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने का प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से एक प्रावधान शुरू किया गया है। इसके साथ ही जिन भी कर्मचारियों के आवेदन पहले स्वीकार किए गए थे उन सभी के आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के जरिए मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद अब बर्ड फ्लू दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। इसे लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर पोल्ट्री के साथ साथ अन्य पक्षियों और फिर स्तनपायी प्रजातियों को भी संक्रमित कर सकती है। हालांकि हाल ही में WHO के एक एनालिसिस में कहा गया है कि ये बीमारी इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। WHO की चीफ का कहना है कि H5N1 25 सालों से जंगली पक्षियों और फिर पोल्ट्री में एक बड़े पैमाने पर फैल रहा है, लेकिन हाल ही में स्तनधारियों में पाए गए इस इन्फेक्शन की बीमारी बारीकी से निगरानी करने की जरूरत है। WHO के चीफ ने कहा कि 1996 में H5N1 का पहला केस सामने आया था। हमने H5N1 के केवल दुर्लभ और फिर कम ट्रांसमिशन को मनुष्यों के बीच देखा गया है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं कि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। हमें परिस्थिति में किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पटना साहिब पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के लोग आपस में ही हाथापाई करते दिख रहे हैं। जी भारत जोड़ने निकले लेकिन अब खुद आपस में ही पार्टी को तोड़ रहे हैं। दरअसल पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में किसी बात को लेकर के कांग्रेस में आपस में भिड़ गए। जब कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को पटना साहिब पहुंची, जब कई मार्ग होते हुए भारत जोड़ो यात्रा पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंची तो फिर यहाँ कांग्रेसियों ने गुरु घर मत्था टेक गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारे में ही कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर के हाथापाई भी हुई। दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक पर हुआ प्यार के बाद फिनलैंड की जूलिया ने भारत आकर के बिहार की प्रणब से वैलेंटाइन वीक में शादी रचा ली है। यह शादी बिहार के पूर्णिया के मंदिर में हुई है। इसके बाद कटिहार में रिसेप्शन का आयोजन किया गया। यहाँ शादी में विदेशी दुल्हन जूलिया की बहन और फिर दोस्तों ने बॉलीवुड गानों पर जम करके ठुमके लगाए। शादी के बाद दुल्हन जूलिया अपने दूल्हे को लेकर के वापस फिनलैंड चली गई। जानकारी के अनुसार दुल्हन जूलिया फिनलैंड के हेलसिंकी की रहने वाली है। जहाँ वहीं दूल्हा प्रणब कुमार आनंद बिहार के कटिहार जिले की ललियाही मोहल्ले में रहते हैं। जब प्रणब की दोस्ती फेसबुक के जरिए फिनलैंड की रहने वाली 22 साल की जूलिया से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक होते गए और फिर दोस्ती प्यार में बदलने के बाद बात शादी तक पहुंच गई। आपको बता दूं कि कटिहार में प्रणब की कॉस्मेटिक की दुकान है। जूलिया जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रणब जूलिया के पास नहीं जा पहुंचा था। जहां दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि जूलिया अपने परिवार वालों और फिर दोस्तों के साथ फिनलैंड से भारत आ गई। जहां कटिहार में दोनों ने पूर्णिया के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को लेकर के OTT पर आई वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वार इन दिनों चर्चा में है। वेब सीरीज साल 2005 में हुए बिहार के सबसे बड़े जेल ब्रेक कांड पर बनाई गई है, जहां उस समय करीब 1000 माओवादियों ने रात के अंधेरे में जेल पर हमला कर दिया था और वे अपने कई साथियों को छुड़ा ले गए थे। ये जेल ब्रेक कांड बिहार में कानून व्यवस्था के खत्म होने का सबूत भी बन गया था, क्योंकि जहानाबाद बिहार की राजधानी पटना से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर था। माओवादियों के इस हमले में उनके कई साथी के साथ 300 से ज्यादा कैदी फरार हो गए थे। बात 15
16 नवंबर 2005 की है, जब सर्दियों की उस रात में करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर बम बंदूकों से हमला कर दिया। रात में गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर बमों के धमाके से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था। नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मी और जेल में बंद कैदी की हत्या तो की ही, जब प्रमुख माओवादियों ने अजय कानू समेत सैकड़ों कैदियों को छुड़ा करके फरार हो गए। इस दौरान जहानाबाद पुलिस लाइन को नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर रखा था ताकि पुलिसकर्मियों को कोई मदद ना मिल सके। जहां इस जेल ब्रेक कांड में 300 से ज्यादा कैदी फरार हो गए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उकसावे के मामले बढ़े हैं। जमीयत के महाधिवेशन में मदनी ने कहा है कि हाल के दिनों में इस्लामोफोबिया खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जब मदनी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को सजा देने के लिए अलग कानून बनाने की मांग कर दी है। मदनी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और फिर मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न ही वो महमूद से 1 इंच आगे हैं। साथ ही धरती की खासियत ये भी है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बसर सैयद अला आदम अली की सरजमी है। जब आप यही तशरीफ़ लाए, ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमान का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और फिर ये बोलना है कि इस्लाम बाहर से आया है, ये सरासर गलत है और बेबुनियाद बात है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सारे मजाहिद और फिर सारे धर्मों में सबसे पुराना मजहब इस्लाम है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद इसी दिन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे दुनिया में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियत से सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल युवा में सेल्फी का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है और यही सेल्फी लोगों की जान ले रही है। जब बिहार के नवादा जिले में शुक्रवार को सेल्फी ले रहे युवाओं ने ऐसा कारनामा किया है कि एक परिवार की खुशियों को कुचल डाला। आपको बता दूं कि कार पर सेल्फी ले रहे युवाओं ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। जब वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया है कि डाक बंगला परिसर में 5-6 लड़के स्कॉर्पियो पर सवार थे, जो चलती गाड़ी में वे सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और फिर तेज रफ्तार में जाती हुई महिला प्रेमलता देवी को कुचल दी, जिसके बाद भारी भीड़ जुट गई और गाड़ी को पकड़ लिया गया। दोस्तों, अगर हमारे घर में कभी भी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। जब वो एक वही है जो हर छोटी बड़ी मुश्किल है इमरजेंसी के समय मरीज की जान बचाते हैं। ऐसे में आप कभी ना कभी हॉस्पिटल तो जरूर गए होंगे। वहीं आपने हॉस्पिटल में शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि डॉक्टर्स जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो फिर वे हरे या फिर नीले रंग के कपड़े ही या फिर गाउन क्यों पहन करके जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आखिर डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में हरे या फिर नीले रंग के कपड़े ही पहन करके क्यों जाते हैं? इसके अलावा मरीज को भी इलाज के दौरान नीले या फिर हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको भी बताते हैं विस्तार से। दरअसल एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया गया है कि सर्जरी या फिर इलाज के दौरान डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि इन रंगों को देखने से उनकी आंखों को आराम मिलता है। ऐसे में आपने भी कभी कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी एक रंग को लगातार देखते रहते हैं तो फिर आपकी आंखों को थकान महसूस होने लगती है। जब वही हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी चमकदार चीज़ को देख करके चौंधिया भी जाती है। ऐसे में अगर हम इसके तुरंत बाद हरे या फिर नीले रंग को देखते हैं तो फिर हमारी आंखों को काफ़ी सुकून मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नीले ही या फिर हरे रंग के ही कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि उनकी आंखों को कोई थकान ना हो और वे कोई भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी बिना किसी गड़बड़ी थकान के पूरी कर सके। इसीलिए डॉक्टर्स हरे या फिर नीले रंग के कपड़े पहन करके ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब बिजली कंपनी गांव में खंबे पर जल रहे बल्ब की राशि मुखिया से वसूल करेगी। जहां साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार ने बताया है कि गांव में बिजली के कैंप लग रहे हैं। जब निर्देश दिया गया है कि गांव में खंबे पर जलने वाले बल्ब का आकलन करें। जब पंचायती राज विभाग से इसकी राशि भी ली जाएगी। प्रत्येक पंचायत के मुखिया बिजली बिल जमा करेंगे। जब किसी गांव में अवैध तरीके से बिजली के खंबे पर बल्ब जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाप्रबंधक ने बताया है कि किसान कृषि फीडर के लिए भी आवेदन कर दें। जब गाँव में जिन लोगों ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया है उनसे आवेदन लेने हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। यह प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम करके लोगों को सरकार की खामियां बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कह दिया है कि शराबबंदी से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं शायद उन्हें पता नहीं है कि बापू शराबबंदी के पक्षधर कभी नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि शराबबंदी गलत है और बिहार में लागू शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पहले ही से ही बोलते रहे हैं, शराबबंदी से बिहार और फिर बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी देश और फिर राज्य में शराबबंदी लागू हुई तो फिर वहां के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हुआ हो। उन्होंने कहा कि वे हर दिन लोगों के बीच खुले मंच से कहते हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि बापू शराबबंदी के पक्ष में थे तो फिर वे लोग बिल्कुल भी गलत बोलते हैं। जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्षधर थे तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बापू ने इसके बारे में कब और कहां कहा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब पीना बुरी बात है लेकिन इसे रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर कोशिश होना चाहिए, ना कि कानून बनाकर के उसे लागू करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पुलिस महकमे में सीनियर आईपीएस अधिकारी के बीच मचा घमासान पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच सरकार ने अचानक से फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार की रात बिहार के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से शुक्रवार की रात जारी अधिसूचना में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश निकाला गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। वहाँ पर क्लिक कीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेज को फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।